In this lecture I will explain you about concentrated ore into metal oxide, यानी कैसे हम concentrated ore को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, या तो कैल्सिनेशन से या रोस्टिंग से। फिर मेटेलिक ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के कई मेथड हो सकते हैं, पायरोमेटलर्जी, थर्माइट रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन या हाइड्रोमेटलर्जी ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द मेटल और मेटेलिक ओर। देन आफ्टर इलिंगम डायग्राम, और पर्टिकुलरली बात करेंगे हम आयरन के केस की यहाँ पर, और एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम का केस जो होगा उसका डिस्कस करेंगे इलिंगम डायग्राम में। आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, जो हमने पहली स्टेप में ओर को कंसंट्रेट किया था किसी भी मेथड से, उस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए पहले हम कंसंट्रेटेड ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। देन आफ्टर उस मेटेलिक ऑक्साइड को हम मेटल में कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन के थ्रू। वो मेटल क्रूड हो सकता है, प्योर भी हो सकता है। अब कंसंट्रेटेड ओर को मेटेलिक ऑक्साइड में हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो कैल्सिनेशन के थ्रू या रोस्टिंग के थ्रू। अब कैल्सिनेशन के थ्रू क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका डिस्कस आगे करेंगे अभी इसी लेक्चर में, और रोस्टिंग किसका करेंगे, क्यों करेंगे, वो भी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मेटेलिक ऑक्साइड का मेटल में रिडक्शन है, उसके सेवरल मेथड्स हो सकते हैं। पायरोमेटलर्जी हो सकता है, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू हीट करना। थर्माइट रिडक्शन होता है, एल्यूमिनियम के थ्रू रिडक्शन करना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना, या खुद ब खुद रिडक्शन हो जाना, जिसे सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं। तो किसी भी रिडक्शन की टेक्निक का इस्तेमाल करके मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस किया जा सकता है। बट उससे पहले हम बात करेंगे कि कंसंट्रेटेड ओर को कैसे मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर हमारे पास पहले से मेटेलिक ऑक्साइड है तो हम डायरेक्ट रिडक्शन करेंगे, और मेटेलिक ऑक्साइड नहीं है तो पहले हम मेटेलिक ऑक्साइड तैयार करेंगे। मेटल्स को उनके ऑक्साइड से आसानी से रिडक्शन के थ्रू मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑक्साइड को तैयार करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो पोरस होता है, खुरदरा होता है, और उसमें से मेटल को आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है। अब ऑक्साइड बनाने के लिए हमारे पास या तो कैल्सिनेशन टेक्निक होगी या फिर हमारे पास रोस्टिंग टेक्निक होगी। अब किसका कब इस्तेमाल करेंगे, नाउ वी शैल डिस्कस। कैल्सिनेशन तब इस्तेमाल करेंगे जबकि हमारे पास ऑक्साइड हाई रेटेड हो, यानी वाटर वाला हो, या कार्बोनेटेड हो, CO3 वाला हो, या फिर हाइड्रोक्साइड OH2 वाला हो। तो उस कंडीशन में हम कैल्सिनेशन करेंगे, और कैल्सिनेशन करते हैं एयर की अब्सेंस में या एयर की बहुत कम सप्लाई में। किस भट्टी में करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। उसका हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। हीटिंग हाई टेम्परेचर पर करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, बट उस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, बिलो, है ना, बिलो इट्स फ्यूजन यानी मेल्टिंग पॉइंट। जिस मेटल का भी हम ऑक्साइड तैयार कर रहे हैं हीटिंग के थ्रू, तो टेम्परेचर जब हाई लेंगे तो वो टेम्परेचर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम लेंगे, नहीं तो मेटल भी मेल्ट हो जाएगा, और वो उस जो कंपोनेंट को हम बाहर करना चाह रहे हैं उसी में डिसोल्व हो जाएगा, और प्योर ऑक्साइड हमें नहीं मिल पाएगा। तो क्या करेंगे, वोलेटाइल कंपोनेंट, जैसे वाटर वोलेटाइल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल होता है, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड ओर में वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी को यहाँ एक्सपेल्ड करते हैं इन दिस प्रोसेस जिसका नाम है कैल्सिनेशन। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, या बॉक्साइड इसको बोलते हैं, उसको हीट करते हैं एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, तो वाटर जो कि वोलेटाइल है, वोलेटाइल की फॉर्म में एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ऐसे ही आयरन हाइड्रेट को हीट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड मिलेगा, और वाटर जो है प्रेजेंट वोलेटाइल कंपोनेंट था, वो वोलेटाइल कंपोनेंट की फॉर्म में ही एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले से यहाँ पर अगर था तो वोलेटाइल कंपोनेंट ही था, और वोलेटाइल कंपोनेंट की फॉर्म में ही एक्सपेल्ड आउट होता है। जिंक कार्बोनेट, जिसे कैलेमाइन भी कहा जाता है, को हीट करेंगे जिंक के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, तो वहां प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल कंपोनेंट एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो यहाँ पर हम वोलेटाइल कंपोनेंट को एक्सपेल्ड आउट करते हैं, और हमें मिलता है यहाँ पर मेटल ऑक्साइड। रोस्टिंग केवल सल्फाइड ओर्स के लिए ही करते हैं, और सल्फाइड ओर्स में सल्फर नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, जो हीट करने के बाद वोलेटाइल सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। रोस्टिंग रिवर्बरेटरी फर्नेस में किया जाता है, और एयर की फुल सप्लाई में स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है। जैसे जिंक सल्फाइड, जिसे सेफेराइट या कैलेमाइन भी कहा जाता है, ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड हो जाती है। प्रेजेंट सल्फर नॉन वोलेटाइल सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल में कन्वर्ट होकर एक्सपेल्ड हो जाता है। लेड सल्फाइड, जिसे गैलेना कहा जाता है, जो लेड का ओर है, तो
लेड सल्फाइड जो कंसंट्रेटेड पहले हमने लिया है किस मेथड से, फ्लोटेशन से कंसंट्रेट किया होगा, उस कंसंट्रेटेड लेड सल्फाइड को हीट करते हैं लेड के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, तो इसमें प्रेजेंट सल्फर नॉन वोलेटाइल सल्फर डाइऑक्साइड वोलेटाइल कंपाउंड में एक्सपेल्ड हो जाता है। इस तरह से ही हम कॉपर सल्फर, जिसे कॉपर ग्लांस भी कहा जाता है, को कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो फिर कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर जो यहाँ प्रेजेंट था नॉन वोलेटाइल की फॉर्म में, वो वोलेटाइल सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक्सपेल्ड हो जाता है। रोस्टिंग से या कैल्सिनेशन से जो भी हमें ऑक्साइड मिलेगा वो पोरस होगा, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट घुसकर ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकाल फेंकता है। डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए, और रोस्टिंग सल्फर को बाहर करने के लिए करते हैं जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होता है। कैल्सिनेशन एयर की अब्सेंस में या बहुत कम सप्लाई में होता है, जबकि रोस्टिंग एयर की फुल सप्लाई में होता है। कैल्सिनेशन रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं, रोस्टिंग रिवर्बरेटरी फर्नेस या स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। कैल्सिनेशन कार्बोनेटेड एंड हाइड्रेटेड ओर्स के लिए होता है, जबकि रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स। कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग दोनों के बाद ही ऑक्साइड ओर्स पोरस हो जाता है, जिसे आसानी से मेटल में किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिड्यूस किया जाता है। मेटेलिक ऑक्साइड इनटू मेटल, मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल तभी पॉसिबल है जबकि मेटेलिक ऑक्साइड का कर दिया जाए रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं पायरोमेटलर्जी, थर्माइट रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड सेल्फ रिडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल पायरोमेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। मेटल ऑक्साइड को किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिक्स करके हीट करना और देन आफ्टर फाइंड आउट करना मेटल, दैट इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। शॉर्ट में पायरोमेटलर्जी इज इक्वल टू क्या, मेटल ऑक्साइड प्लस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस हीटिंग इज इक्वल टू मेटल। यानी मेटल ऑक्साइड में सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट मिलाकर हीट करने से मेटल ऑक्साइड का मेटल में कन्वर्ट होना, दैट इज पायरोमेटलर्जी। रिडक्शन अगर कार्बन के थ्रू किया जाए तो उसे बोला जाता है स्मेल्टिंग। जैसे यहाँ पर लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन के साथ हीट करेंगे तो कार्बन लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में बाहर आउट कर देगा। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड लेड ऑक्साइड के साथ हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर हो जाएगी और मिलेगा हमें लेड। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड को कार्बन के थ्रू या कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू रिड्यूस किया जा सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब कार्बन लेंगे, कब कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे। ये एक्सप्लेन होगा विद द हेल्प ऑफ इलिंगम डायग्राम, जिसे मैं इसी लेक्चर में लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा। थर्माइट रिडक्शन, अगर रिडक्शन को एल्यूमिनियम के थ्रू किया जाए तो बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट रिडक्शन। इस टाइप के रिडक्शन में लोट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है जो कि वेल्डिंग पर्पसेज में यूज करते हैं। जैसे क्रोमियम ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के थ्रू रिड्यूस करते हैं, हीट रिलीज होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को भी एल्यूमिनियम के थ्रू रिड्यूस करते हैं मैग्नीज में और हीट रिलीज होती है। दोनों ही पर्पज में जो हीट रिड्यूस हो रही है दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेज। सेल्फ रिडक्शन, जैसे मरकरी सल्फाइड है जिसे सिनेबार कहा जाता है, को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो मरकरी ऑक्साइड बनता है और मरकरी ऑक्साइड बचे कुचे मरकरी सल्फाइड के साथ खुद को एक दूसरे के से रिड्यूस कर देता है मरकरी में, इसीलिए इसको बोला जाता है सेल्फ रिडक्शन। कंसीडर ये मरकरी सल्फाइड है जो ऑक्सीडाइज होके कुछ पोर्शन मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है और कुछ पोर्शन बचा रह गया है, लाइक दैट। ये जो पोर्शन बचा रह गया है मरकरी सल्फाइड का, ये इस मरकरी ऑक्साइड के साथ मिलकर ये दोनों एक दूसरे को मरकरी में रिड्यूस कर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाती है एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकल जाती है। एक बार फिर समझे सेल्फ रिडक्शन क्या होता है कि जैसे हम यहाँ मरकरी की बात कर रहे हैं, मरकरी सल्फाइड जो कि सिनेबार है, जो कि एक सल्फाइड और है मरकरी का, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो कुछ पोर्शन मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और ये जो मरकरी ऑक्साइड बनेगा वो बचे हुए, मैंने कहा कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है, उस पोर्शन के साथ ये दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को मरकरी में रिड्यूस कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी सेल्फ रिडक्शन। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड का कुछ पोर्शन कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और बचा हुआ कॉपर सल्फाइड बने हुए कॉपर ऑक्साइड दोनों आपस में मिलकर
एक दूसरे को कॉपर में रिड्यूस कर देते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड हो जाती है। तो समझ में आ गया होगा क्यों इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मेटल जो हाईली रिएक्टिव होती हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, उनको किसी दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिड्यूस कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए इस तरह की मेटल के ऑक्साइड या उनके क्लोराइड की फ्यूज्ड फॉर्म, पिघली फॉर्म का इलेक्ट्रोलाइसिस करके मेटल को गेट करते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का एक बेनिफिट और भी है इन कंपेयर टू अदर केमिकल रिडक्शन, क्या कि यहाँ पर जो मेटल मिल रहा है वो प्योर फॉर्म में हो सकता है, उसकी रिफाइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम जैसी मेटल को उनके ऑक्साइड से, क्लोराइड से रिडक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू ही क्यों फाइंड आउट करते हैं, क्यों रिड्यूस करते हैं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होती हैं और इनसे कम ई नोट वैल्यू किसी अदर एलिमेंट की, अदर मेटल की नहीं होती है, तो फिर इनका रिडक्शन कर पाना मुश्किल होता है। दैट इज वाई दे आर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रोलाइटिकली। सोडियम क्लोराइड फ्यूज्ड अगर हो हमारे पास, तो जैसे इसमें करंट पास करेंगे, करंट पास करने से सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन हमें मिलेंगे, और चूंकि हमारा मतलब तो सोडियम से है, कैटायन से है, और कैटायन कैथोड पर जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और फ्री सोडियम मेटल में रियूज हो जाते हैं। ऐसे ही एल्यूमिना का जब हेल-होराल्ड प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम हमें कैथोड पर मिल जाती है। बॉक्साइट की लीचिंग से जो हमें थर्ड स्टेप में प्योर एल्यूमिना मिला था, उस प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। प्रोसेस का नाम है हेल-होराल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस में प्योर एल्यूमिना को मेल्ट करके उसमें क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर मिला देते हैं और देन आफ्टर करंट पास करते हैं तो हमें कैथोड पर एल्यूमिनियम मेटल मिल जाती है। अब यहाँ क्रायोलाइट का क्या रोल है? क्रायोलाइट का काम होता है कि एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम करना। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड बनाते हैं ग्रेफाइट का और कैथोड बनाते हैं स्टील का। यहाँ एनोड एज ए ग्रेफाइट या ग्रेफाइट एज एनोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेफाइट का रोल एनोड पर जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है उसको एब्जॉर्ब करना होता है। अगर ऐसा ना हो, ग्रेफाइट ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब ना करे, तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वापस एल्यूमिना बना सकता है। दैट इज व्हाई द मेन रोल ऑफ ग्रेफाइट इज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड। हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रो यानी वाटर, वाटर से रिलेटेड जरूर ये मेटलर्जी है। इसमें इस मेटलर्जी में क्या होता है कि जैसे आपके पास सिल्वर, कॉपर जैसी लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको किसी सुटेबल केमिकल एजेंट में डिसॉल्व करते हैं, फिर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक के थ्रू हम उस सॉल्यूशन में से सिल्वर या कॉपर का रिडक्शन कर पाते हैं। बट इस हाइड्रोमेटलर्जी टेक्निक को हम जिंक जैसी हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक के ओर को जब डिसॉल्व करेंगे किसी केमिकल एजेंट में तो उसमें से बाद में जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें हाईली रिएक्टिव, इससे भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव सोडियम, पोटेशियम जैसी मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। इसलिए जिंक के केस में हम हाइड्रोमेटलर्जी को यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स या स्क्रैप्स। अब जो भी हमारे पास रद्दी कॉपर है, रद्दी कॉपर के लिए हमने लिया है यहाँ पर सुटेबल एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो हमें कॉपर आयंस मिलेंगे, जिनको हम कॉपर से हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन, जिंक वगैरह के थ्रू कॉपर आयंस को प्योर कॉपर में हम रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ पर बैटर रिड्यूसिंग एजेंट जिंक यूज किया जा सकता था, बट हम यहाँ पर काम आयरन से चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंक होता है कॉस्टलियर, जिंक महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और वही काम कौन कर रहा है? यहाँ पर आयरन कर रहा है। इसलिए हम यहाँ जिंक यूज नहीं करते, जबकि जिंक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हम यहाँ पर आयरन यूज करते हैं। दैट इज हाइड्रोमेटलर्जी। Ellingham diagram. It helps us for predicting better reducing agent at a particular temperature for metal oxide into metal. किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए लिंगम डायग्राम हमारी मदद करता है कि अच्छे से अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे, किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बेटर यूज कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर अलोंग विद एंट्रोपी चेंज। पूरा डायग्राम गिब्स एनर्जी और वर्सेस टेम्परेचर पर बेस्ड है, और यहाँ पर जितने भी कर्व्स हैं वो मेटल टू मेटल ऑक्साइड
किस टेम्परेचर पर कितनी उनकी गिब्स एनर्जी होती है। जितनी गिब्स एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होगी वो उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। देखिए यहाँ पर ये Fe to FeO का ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है डार्क रेड कलर में या ब्राउन कलर कह लीजिए, तो दैट इज द लाइन ऑफ Fe to FeO एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड दिस ग्रीन लाइन इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये ग्रीन लाइन है, और ये जो ब्लू लाइन है दैट इज फॉर कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस वन इज फॉर कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें FeO को Fe में रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हमें कौन सा इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट बेटर रहेगा और किस टेम्परेचर पर बेटर रहेगा। सपोज हम बात करते हैं 1073 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा पर और उससे कम टेम्परेचर पर। देखिए 1073 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये जो आपका Fe to FeO है और कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इस टेम्परेचर पर तो ज़रा मुश्किल है कुछ भी हो पाना फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी के लिए हम अगर इससे कम टेम्परेचर की बात करें तो क्या कार्बन फेवरेबल होगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फेवरेबल होगा, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो क्या कार्बन फेवरेबल होगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड फेवरेबल होगा। इस बात को ध्यान से देखना है, और यही चीज़ इस इलिंगम डायग्राम से क्लियर होती है कि कौन किसके लिए बेटर किस टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। जिसके थ्रू हम आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस करना चाह रहे हैं उसकी कार्बन या कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड में से जिसकी निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगी या गिब्स एनर्जी वैल्यू निगेटिव में ज्यादा होगी वो यहाँ FeO को Fe में रिड्यूस करने के लिए फेवरेबल होगा। अब 1073 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर, सपोज हमने यहाँ पर 1473 केल्विन लिया है, इस पर अगर देखें तो आयरन की निगेटिव गिब्स एनर्जी अगर इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये लगभग -210 किलो जूल आ रहा है। चूँकि -200 आ रहा है यहाँ पर, तो इससे नीचे -210 किलो जूल के अप्रोक्स ये एनर्जी गिब्स एनर्जी रही होगी किसकी, Fe to FeO। अब हम जिसके थ्रू भी इसको हम रिडक्शन कराना चाह रहे हैं, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू या दिस पेयर के थ्रू, तो उसकी निगेटिव गिब्स एनर्जी इस वाली निगेटिव गिब्स एनर्जी से ज़्यादा निगेटिव होनी चाहिए। जरा चेक करें तो अगर ग्रेटर टेम्परेचर पर देखें इस पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस नहीं कर सकता, चूँकि इसकी निगेटिव वैल्यू -190 के आसपास आती है, जो कि आयरन की निगेटिव गिब्स एनर्जी से निगेटिव में कम है, तो दैट इज़ नॉट फेवरेबल। इसका मतलब 1073 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की निगेटिव गिब्स एनर्जी यहाँ पर आयरन की निगेटिव गिब्स एनर्जी से कम रह गई है, जबकि रिडक्शन के लिए जिसके थ्रू रिडक्शन कर रहे हैं उसकी गिब्स एनर्जी वैल्यू निगेटिव में ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर कार्बन को देखें यहीं से, कार्बन दिस वन कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड -390 और कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये वैल्यू और भी ज़्यादा हो जाती है -500 किलो जूल पर मोल के आसपास। तो इसका मतलब कि अगर हम ग्रेटर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा फेवरेबल है इन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू तो इस ज़्यादा टेम्परेचर पर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर आयरन ऑक्साइड से आयरन रिड्यूस किया ही नहीं जा सकता। हालांकि कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय हम कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेना बेटर समझेंगे, क्योंकि कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में जो पॉइजनस होती है, जबकि कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीट कंबशन होता है जो उतना पॉइजनस नहीं होता है। 1073 से कम टेम्परेचर पर देखने पर अगर देखें तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन, ये कर्व नीचे आ रहा है लाइक दैट दिस वन यहाँ पर, जो कि इस आयरन जो कि ब्राउन कलर वाला मैंने दिखाया है इससे नीचे आ रहा है। इसका मतलब
कम टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की निगेटिव गिब्स एनर्जी आयरन की निगेटिव गिब्स एनर्जी से ज़्यादा है। इसीलिए बिलो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड इज फेवरेबल नॉट कार्बन। क्योंकि कार्बन को देखें, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड की निगेटिव गिब्स एनर्जी यहाँ आयरन से कम है, इसीलिए कार्बन इज नॉट फेवरेबल बिलो 1073 केल्विन टेम्परेचर। तभी तो इस हेमेटाइट के रिडक्शन में यहाँ पर शो किया गया है कि अगर टेम्परेचर 1073 केल्विन से हम लेते हैं ज़्यादा तो कार्बन के थ्रू हम आयरन ऑक्साइड को आयरन में कर सकते हैं रिड्यूस। चूँकि यहाँ पर कार्बन की निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू आयरन से ज़्यादा है इन कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि अगर हम 1073 केल्विन से कम टेम्परेचर पर आयरन ऑक्साइड से आयरन चाहते हैं तब हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तब कार्बन मोनोऑक्साइड की निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू कार्बन वाली निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, आयरन से ज़्यादा हो जाती है। आयरन से ज़्यादा तो है ही, लेकिन कार्बन की कंपेयर में भी यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए हम क्या फेवर करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? चूँकि कम टेम्परेचर पर काम चल रहा है, कम टेम्परेचर पर काम चल रहा है तो फ्यूल कम लगेगा। दैट इज़ वाई वी शैल प्रेफर हेयर carbon monoxide at the temperature lesser than 1073 Kelvin for the reduction of iron oxide into iron. In this Illingham's diagram, look here, magnesium जो कि ब्राउन कलर से मैंने कर्व शो किया है और एल्यूमिनियम जो मैंने डार्क येलो कलर से बल्कि गोल्डन कलर से शो किया है। तो मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर गिब्स एनर्जी की निगेटिव वैल्यू देखें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले, तो मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम ऑक्साइड की निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है किससे, इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू से। इसका मतलब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले तो क्या हो सकता है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में रिड्यूस कर सकता है। चूँकि देखें इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले ही जो मैंने परपेंडिकुलर शो किया पर्पल लाइन में, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की गिब्स निगेटिव वैल्यू -920 है और जबकि एल्यूमिनियम की लगभग -870 है। तो इस बिहाफ पर चूंकि मैग्नीशियम गिब्स निगेटिव ज़्यादा है इन कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले टेम्परेचर पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में रिड्यूस कर सकता है। बट अगर इससे आगे के टेम्परेचर पर देखेंगे तो इससे आगे के टेम्परेचर पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगले वाले टेम्परेचर हैं उस पर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम में रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि तब मैग्नीशियम की गिब्स एनर्जी वैल्यू निगेटिव में कम हो जाती है इन कंपेयर टू द एल्यूमिनियम की गिब्स एनर्जी की निगेटिव वैल्यू जो कि यहाँ पर -780 है। और जबकि मैग्नीशियम जो ये ब्राउन ड्रॉ के हिसाब से देखें तो ये -710 जो कि किससे कम है, एल्यूमिनियम से। भले इलिंगम डायग्राम के हिसाब से दिखाई दे रहा हो कि मैग्नीशियम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कम वाले टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है, बट नहीं, क्यों नहीं करेंगे, हो तो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम कॉस्टलियर होता है, एल्यूमिनियम से ज्यादा कीमत मैग्नीशियम की होती है। जितने का एल्यूमिनियम नहीं मिलेगा उससे ज्यादा का मैग्नीशियम वेस्ट हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं किसके लिए कि एल्यूमिनियम कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले यानी लो टेम्परेचर पर तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट से पहले जो एल्यूमिनियम की निगेटिव वैल्यू है, अगर हम एल्यूमिनियम की देखें तो एल्यूमिनियम की निगेटिव वैल्यू बैठती है -870 जो कि कम है किससे, मैग्नीशियम की जो कि है -920। इसलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पहले एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं कर सकता। साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम की खुद की गिब्स निगेटिव वैल्यू कम है, तो फिर ये कम वैल्यू के साथ मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड से रिड्यूस नहीं करवा सकता। बट अगर हायर टेम्परेचर पर देखें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आगे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम देखिए, लुक हियर कि एल्यूमिनियम की निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू जो कि दिस वन -780 है, ये मैग्नीशियम
की, इस यहाँ से देखिए मैग्नीशियम की निगेटिव गिब्स एनर्जी -710 से निगेटिव में 70 के करीब ज़्यादा है। ये मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ ली हैं। तो चूंकि हायर टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम की निगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू मैग्नीशियम की नेगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए हायर टेम्परेचर पर 1600 डिग्री सेल्सियस पर 1873 केल्विन पर या इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या हो सकता है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम में रिड्यूस कर सकता है। यही इलिंगम डायग्राम है। तो इलिंगम डायग्राम हेल्पफुल हमारे पास किस काम के लिए है कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक मेटल मेटल ऑक्साइड पेयर दूसरे मेटल मेटल ऑक्साइड पेयर को रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता, कम टेम्परेचर पर करेगा या ज़्यादा टेम्परेचर पर करेगा, ये तो डिपेंड करेगा नेगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू पर। जिसकी नेगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी वो कम नेगेटिव गिब्स एनर्जी वाली मेटल को उसके मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस कर देगा। थर्मोडायनेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी ये इलिंगम डायग्राम पर ही बेस है। बता ही दिया नेगेटिव गिब्स एनर्जी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो आसानी से किसी दूसरी मेटल को उसके ऑक्साइड से रिड्यूस कर सकती है। वैसे तो ये ई नोट वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा है। मेटल ऑक्साइड अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसको ईजिली मेटल में रिड्यूस किया जा सकता है इन कंपेयर टू सॉलिड। क्योंकि ये एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस अगर लिक्विड है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, पॉजिटिव में होगी। ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो ये रिजल्ट -T डेल्टा एस रिजल्ट निगेटिव में आ जाएगा, है ना। जब ये निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा होगा तो गिब्स एनर्जी के निगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए लिक्विड स्टेट में फिजिबिलिटी ज़्यादा बनती है फॉर द मेटलर्जी फॉर द रिडक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल, जो हो रहा है।